बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से भारत विरोधी बयानबाजी ने देशों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार यानी 31 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान उनकी इस यात्रा को कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर स्टेट मिरर के संवाददाता जितेंद्र चौहान ने पूर्व राजनयिक महेश सचदेवा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। सर, मैं आपसे पहले सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, किस नज़रिए से आप उनको देखते हैं, और जो एट्रोसिटी इंडियन हिंदूज के खिलाफ वहाँ पर हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं। लगातार हमने देखा है कि कई हत्याएं वहाँ पर हो चुकी हैं, दंगा फसाद वहाँ पर होता है, और जो निर्मम हत्याएं वहाँ पर हो रही हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो अभी 4 घंटे विजिट पर वहाँ गए थे, और जो खालेदा जिया का देहांत हुआ, जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं वहाँ की, आप उस विजिट को किस तरह देखते हैं सर। आपने कई सवाल एक साथ पूछे हैं, तो एक एक करके इनका जी जवाब जी। देने की कोशिश करूंगा। बांग्लादेश में हालात अस्थिर हैं, और ये तब से हैं जब से शेखा हसीना वाजिद वहां से सत्ताच्युत होकर के भारत आई हैं जी अगस्त पिछले साल में। तो अगस्त 2024 में कहना चाहिए, साल जी। बदल चुका है। हम्म। और इस 1.5 साल में गतिविधियां काफी बदली हैं, राजनीतिक माहौल काफी बदला है। बिल्कुल सर। शेखा शेखा हसीना के जमाने में एक तरह से स्थायित्व था, और चाहे वो निरंकुश शासन करती थी, लेकिन हम्म। एक तरह से नॉमिनल डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है वो वहां पर थी। हम्म। और समाज में धर्मनिरपेक्षता का बोलबाला था। हम्म। और सत्ता काफी प्रो बिजनेस थी। बिल्कुल। और बांग्लादेश की आर्थिक जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी अच्छी रही है खालिदा काफी बेहतर जिया थी के सर उनके टाइम बाद। पे, तो सही बात। और इनके दौरान भी, शेख हसीना के दौरान भी। हम्म। और एक तरह से कहा जाने लगा था कि बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो गई है। हम्म। अ, उसके ये कोविड से पहले के जी जी जी। आंकड़े हैं सर। आंकड़े हैं। हम्म। उसके बाद काफी परिवर्तन हुआ है, और भारत अब बांग्लादेश से कहीं आगे है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। जी। बांग्लादेश और भारत के संबंध भी शेख हसीना के जमाने में काफी अच्छे थे, हम्म। और मधुर थे, और व्यापक थे। आर्थिक आदान प्रदान होता था। और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके वो बांग्लादेश के माध्यम से सामान भेजा जाता था। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी भारत और बांग्लादेश के विचार काफी एक दूसरे से मिले जुले थे। जी जी ये जी इन बिल्कुल। सब में एक तरह से आधारभूत परिवर्तन हुआ है। और हम्म। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस साहब के जी। नेतृत्व में, उसने एक तरह से भारत के साथ और अपने आंतरिक परिस्थितियों को रीसेट करने की कोशिश की है। हम्म। भारत के साथ रीसेट में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत और बांग्लादेश में एक तरह से व्यवहारिक और संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक संबंध नहीं। बांग्लादेश बांग्लादेश जो है वो अपनी गरिमा, जो भी वो सोचते हैं, उस पर कोई हम्म। समझौता नहीं करेगा। और इस तरह से उन्होंने दूसरे पक्ष की तरफ जा करके चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की हम्म। कोशिश की। कुछ अजीबोगरीब बयान भी दिए गए कि 7 जो लैंडलॉक्ड इंडियन नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं हम्म। उनका गेटवे सिर्फ बांग्लादेश है, वगैरह वगैरह। और चीन के साथ मिल करके इन 7 प्रदेशों का विकास करना चाहिए वगैरह, बांग्लादेश और चीन को मिल करके इस बारे में बात करनी चाहिए। तो ये सब चीजें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बराबर मानी बिल्कुल गई। बिल्कुल सर। और इनसे माहौल थोड़ा सा दूषित हुआ।
फिर वहाँ पर परिस्थितियां जो कि बदली थी। विद्यार्थियों के आंदोलन शेख हसीना के विरुद्ध, जी। उसमें मारे गए लोगों कोई रोष ले के बारे में रोष था। और हम्म। उसको लेकर के शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया हम्म। सेना द्वारा। और उसमें विद्यार्थी गण जो थे वो एक कोई कोई ठोस नेतृत्व उनमें नहीं था। हम्म। और धीरे धीरे करके उसमें भी एक तरह से गति आई, दिशा आई और नेतृत्व बना। और एक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी नाम से एक बिल्कुल। दल भी अभी नई गठित पार्टी हुआ का है। गठन हुआ है सर वहां पर, हाँ। जी। दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी जमात इस्लामी। जिसका कि आवामी लीग की सरकार ने काफी दमन किया था। गमन किया था। अ, उसको उसको दोबारा से उभरने का मौका मिला है। और हम्म। वो अपने पूरे जोश खरोश से एक तरह से भारत विरोधी और इस्लाम के प्रचार में लगे हुए हैं, दिखाना हम्म। चाहते हैं कि वही एक इस्लाम के रहनुमा है। रहनुमा है। हम्म। और तीसरी तरफ बीएनपी, जिसका कि अवामी लीग के साथ 36 का आंकड़ा हुआ करता था, हम्म। उसको भी दोबारा आने का मौका मिला। बिल्कुल। और खालिदा जिया जिनका जिक्र आपने किया, वो उनको से निकाल करके अवामी लीग की नेता शेखा वाजिद बनी थी चुनाव के बाद। और उसके बाद से चुनाव में उन्होंने बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अब अवामी लीग पर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। हम्म। और शेख हसीना पर देशद्रोह के नाम पर उनको फांसी की सजा दी गई। और ये सब करने के बाद बीएनपी का के हौसले बुलंद हुए हैं। और उनके जो 17 साल से विदेश में रहने वाले जो खालिदा जिया के पुत्र थे तारिक रहमान, तारिक रहमान वो पिछले 10 दिन पहले वो भारत यानी बांग्लादेश लौटे हैं। वापिस वापिस आए हैं। जी जी जी। दुर्भाग्यवश उनके आने के थोड़ी देर बाद ही उनकी मां खालिदा जिया का देहांत हो गया। वो काफी हम्म। समय से बीमार चल रही बीमार थी। थी और 80 साल की उनकी उम्र थी। तो इन सब की वजह से परिस्थितियां काफी जटिल हो गई हैं। और बीएनपी एक जमाने में भारत के विरुद्ध कट्टर काम करती थी सर, बिल्कुल। काम करती थी। और उन्होंने भारत को भारत के प्रति संवेदना नहीं दिखाई थी। बल्कि हम्म। उल्टे उन्होंने जमात इस्लामी के साथ पहले सरकार जब बनाई थी, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी संगठन हैं जो भारत विरोधी काम करते थे, हम्म। उनको प्रश्रय दिया था। हम्म। रावल और इन सब के बोडो और आसाम उल्फा वगैरह जो संगठन थे वहां पे। उल्फा के उनके उनके विरुद्ध भी उनको भी हम्म। वहां पर प्रश्रय दिया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, कुछ हद तक हथियार भी दिए गए थे। तो इसी के साथ उन्होंने यानी बीएनपी की सरकार ने भारत के प्रति कोई खास संवेदना या बिल्कुल बिल्कुल। निष्ठा नहीं दिखाई थी। हालांकि 94% जो उनकी लैंड बाउंड्री है वो भारत के साथ है, भारत के सिर्फ छह साथ है। प्रतिशत म्यांमार के बिल्कुल। साथ है। इसके बावजूद भी उनको कोई इस बारे में कोई ज्यादा उन्होंने आस्था नहीं दिखाई कि भारत के साथ संबंध सुधारे जाने चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो संबंधों की बात अ, हो गई। अगर मैं सर बात करूं जी। आपसे कि जो अभी अब जयशंकर साहब आपके अभी। इस परिप्रेक्ष्य के बाद जी। खालिदा जिया की के अंतिम संस्कारों के लिए जो समारोह हुआ, उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए जयशंकर जी गए थे।
हम्म। विदेश मंत्री जो हमारे हैं, बिल्कुल। उनकी यात्रा सिर्फ 4 घंटे के लिए हुई थी। जी जी और ये जी। पहली यात्रा थी जो कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद वहां बाद। पर किसी उच्च स्तरीय भारतीय मंत्री ने की हम्म। थी। हम्म। और इस यात्रा की तरफ काफी निगाहें थीं। हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ सहानुभूति व्यक्त करना था। और खालिदा जिया जिनके साथ, जिन्होंने भारत में जिनके साथ 8 साल के आसपास 3 बार वो प्रधानमंत्री रही थी, हम्म। गुजारे थे, तो उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात एक थी। प्रोटोकॉल विजिट इसको कह और सकते हैं, सर। जी, तो इस 4 घंटे की यात्रा के दौरान हम्म। उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की। जी। और जिनमें तारिक रहमान जो कि खालिद जिया के बेटे हैं। जो बेटे थे, हम्म। उनको खास तौर पर उनको मिले और प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी भी संवेदना के लिए दी। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बांग्लादेश के जो हैं उनसे मुलाकात हुई। हम्म। और मेरे ख्याल से बाकी सबसे सामाजिक तौर पर दुआ सलाम करके वो भारत वापस आ गए। सवाल यही उठ रहा है कि जब जयशंकर साहब गए थे हमें, क्योंकि राजनीतिक गलियारे हैं तो चर्चा उठती है सर कि अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे मुलाकात नहीं की, उनके एनएसए से मुलाकात की है, तारिक रहमान से मुलाकात की है। तो ये सर क्या लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स को देखते हुए ये मुलाकात हुई उनके साथ, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ प्रोटोकॉल था कि जो खालिदा जिया का देहांत हुआ है सिर्फ वो देखने गए थे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़ी पार्टी बनकर दोबारा से उभर रहे हैं, जिस तरीके से स्वागत उनका हमने देखा है, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। तो क्या उनको समर्थन मिलता नजर आ रहा है कि आने वाले जो चुनाव होने जा रहे हैं वो एक प्रमुख पार्टी बन के आ सकते हैं? इसलिए भारत ने पहले से ही अपनी साजिश, अपनी जो एक जमीन है वो तैयार कर ली है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, जो भी 4-5 जो कॉर्नर का ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, हम्म। इनमें बीएनपी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो हम्म। कि जिसके बारे में मतदाता को पहले से कुछ मालूम है। मालूम है। जी। अवामी लीग के ऊपर प्रतिबंध है, जैसा मैंने कहा, वो भाग नहीं ले रही हम्म। है। दूसरी ओर जो जमाते इस्लामी है, उसने भी पहले उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था शेख हम्म। हसीना के जमाने में। और वो भी भागने पहले नहीं ले कर रही थी। काफी साल पहले वो सत्ता में शामिल थी, कोएलिशन में हम्म। खालिदा जिया के साथ। लेकिन उनका भी कुछ दल परिवर्तन हुआ है। उनके जो नेतृत्व है उसमें फेर बदलाव आया है, तो लोगों को इतना उनके बारे में मालूम नहीं है। तीसरा जो है वो एनसीपी है, जो विद्यार्थियों की पार्टी विद्यार्थियों है, का नया संगठन बना है। जिन्होंने जिन्होंने शेख हसीना को आंदोलन के बाद बाहर जाने पर मजबूर किया। जी जी। उसका भी कोई एजेंडा सामने नहीं आया है। तारिक ने वापस आने के बाद और वापस आने से तुरंत पहले भी जो हाँ। बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने जो प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध या इस्लाम परस्ती के बारे में जो एक तरह से मुहिम चल रही थी बांग्लादेश में, उसमें भाग लेने से उन्होंने मना कर गुराज दो। कर लिया है। बिल्कुल। जी। तो उन्होंने न भारत की निंदा की है, न भारत के बारे का समर्थन किया है, न ही उन्होंने इस्लाम के बारे में ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी बातें की हैं। तो इन सब से ये दिखता है कि वे कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि आवामी लीग के जो पुराने मतदाता हैं, समर्थक हम्म। हैं, जिनको कि अब कहीं और जाने के लिए नहीं है, तो हम्म। वो अ, फिर वापस जुड़ जाए उनको उनके साथ। उनको अपने साथ जोड़ें। हाँ। और उनकी कुछ यानी जो नीतियां हैं अवामी लीग की, हम्म। उनको उनकी तरफ अपनी तवज्जो दें। हम्म। और उनको ये आश्वासन दें कि अवामी लीग की जो अच्छी बातें थी उनको वे अपनाएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के दो दो बातें और कहना चाहूंगा। एक जी जी तो उन्होंने बिल्कुल। आते ही कहा है कि वो 17 साल के वनवास के बाद वापस आए हैं। और उन्होंने देखा है कि बांग्लादेश में काफी प्रगति हुई है। हाँ।
तो अगर इसको दूसरी दिशा से देखा जाए तो वो अवामी लीग की सत्ता की बड़ाई कर रहे थे तारीफ कि कर रहे हैं एक बांग्लादेश तरीके से देखा जाए तो, जी। एक्सेप्टेंस है एक तरीके से उनकी सरकार की। दूसरा दूसरा उन्होंने पहले जो अपने भाषण में वापस आने के बाद सार्वजनिक भाषण जो दिया है उसमें कहा है कि हम्म। बांग्लादेश सबका है, हम्म। मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, ईसाइयों का भी और बौद्धों का भी। हम्म। तो इस तरह की बातें जो प्रमुखता से उन्होंने कही हैं, उससे लगता है कि कम से कम चुनाव अभियान के दौरान तो हम्म। वो कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि ये आग और भड़के। यह भारत विरोधी उनको बात ये कुछ निकल कर सामने आए। जी जी, वो मतलब ये कि बाकी चाहे वो छात्र संगठन हो, एनसीपी के लोग हों, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे हम्म। मोहम्मद यूनुस के लोग हों, हम्म। अ, वो सब मिल करके एक तरह से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि हम्म। कैसे सिद्ध करें कि हम भारत से हम्म। के ज्यादा बड़े विरोधी हैं और इस्लाम के ज्यादा पाबंद हैं। बाद में। तो अब मुझे जो लग रहा है कि बांग्लादेश के जो मतदाता हैं हम्म। उनको 12 फरवरी में एक तरह से दो फाड़ की परिस्थिति होगी। एक हम्म। तरफ तो एनसीपी होगी, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी होगी। हम्म। बीएनपी। दूसरी तरफ एनसीपी और जमात जमात इस्लामी इस्लामी। का कोalition, उनका कोalition होगा। हम्म। तो इसमें उनको ये साफ साफ दिखेगा कि हम्म। किस तरह उनको अपना वोट देना होगा। और मुझे ये लग रहा है कि बीएनपी अगर इसी तरह से होशियारी से और बुद्धिमत्ता से अपना चुनाव अभियान चलाती रही तो उनको अवामी लीग के वोट भी मिलेंगे और हम्म। अपने वोट उनके अपने वोट बढ़ेंगे। मिले। जी क्योंकि एक तरीके से उन्होंने भूमिका तो बना ही दी है आवामी लीग की तारीफ कर करके कि उन्होंने जो काम किया है वो अच्छा है बांग्लादेश के लिए। जी, मतलब ये कि जैसा उनका जो 36 का आंकड़ा था हाँ। पहले की, वो नहीं, उसमें अगर उसमें कहीं ना आवामी कहीं लीग उन्होंने। चुनाव में भाग ले रही है तो हम नहीं हम्म। लेंगे वगैरह हम्म। या उल्टा। और जिस तरह से कोर्ट के केस लगाए गए थे अवामी लीग द्वारा, हम्म। उनको तारिक को सजा दी गई थी और जिसको लेकर के उनको भागना पड़ा था। जी तो जी जी। इस सब को देखते हुए उन्हें लगा कि उसमें यानी ये समीकरण थोड़ा बदल गया है। सर इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्योंकि सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पॉस्चरिंग होती है बड़ी मायने रखती है। आप इससे अब आप बखूबी जानते हैं। सर जयशंकर साहब ने जिस तरीके से मुलाकातें की हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार किसी की भी बने, रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं सर आपको? क्योंकि जरूरत सभी को है, भारत को भी बांग्लादेश की जरूरत है और बांग्लादेश को भारत की जरूरत है। आपको लगता है कि चीजें आगे चल के ठीक हो सकती हैं या ठीक हो जाएंगी सर? मैं इस बारे में काफी आशान्वित हूँ। अ, जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है हम्म। या जिस तरह की बयानबाजी कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग कर रहे हैं हम्म। नेतृत्व के, अगर वो ये सब जो यानी मतदाता इनके प्रति अपना जो अ, अपनी जो अ, आस्था अनास्था दिखाते हैं हम्म। तो फिर हम्म। ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जिनको कि देश को चलाना होगा। और हम्म। उसके लिए ये एक तरह से व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल वे से और वो देश के हित के लिए काम करेंगे। और हम्म। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि चाहे वो बिजली हो, चाहे वो चावल हो, चाहे चीनी हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, सबके हम्म। लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। सर एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है। जी जी जी, हाँ, कंटिन्यू कर सर। ऐसा ये यथार्थ है। और इसमें बांग्लादेश चाहे जितना भी चीन के पास साथ जाए या तुर्की के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए, इन सब चीजों में परिवर्तन वो नहीं कर सकता क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हम्म। तीन तरफ उसके भारत है। बिल्कुल। और ये जो है चुनावी अनारगल बातें जो हो रही हैं, इनको इस समय भारत में थोड़े ठंडे बस्ते में डाला हुआ है।
और वो हम्म। 12 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं इस क्या उम्मीद से। भारत सर वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठा हुआ है अभी, कि जो इलेक्शन के नतीजे आते हैं उसके जो बाद से जो भारत कुछ जो आपने आपने जो मैंने जो कहा उसी को आप कह रहे हैं। तो हम दोनों एक मत हैं कि भारत सरकार इस समय बड़ी परिपक्वता से काम कर रही है। हम्म। और वो अंतरिम सरकार के डे टू डे जो वो उनकी खामियां हैं उनके बारे में वो बात करती है। लेकिन हम्म। सामरिक तौर पर जो है अंतरिम सरकार के लिए उनके पास उन्होंने कोई ऐसी पारस्परिक व्यवस्था में भाग नहीं लिया है जिससे हम्म। लगे कि उनका मोहम्मद यूनुस साहब के साथ अच्छा समीकरण बन रहा है। और वो चाहेंगे कि किसी तरह से समय ये यूनुस साहब बने रहें 12 फरवरी के बाद। चलिए सर, काफी डीप इंसाइट आपने हमको दी है, और जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बने, हम तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि जब आने वाला चुनाव हो एक अच्छी सरकार चुनकर आए, ताकि जो रिश्तों में खटास पड़ी हुई है वो दोबारा से ट्रैक पर आ सके, दोनों देश मिलकर काम कर सकें, जनता को आगे बढ़ने का मौका मिले, और जो हिंसा भारतीय हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हो रही है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी आपसे इस तरह अच्छी अच्छी जानकारी आपसे लेते रहें विदेशी मामलों पर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका।